दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली राज्य से। यहाँ के राजा वीरेंद्र अपनी बेटी काव्या को एक खास नेकलेस देते हैं। वह कहते हैं कि यह नेकलेस एक दिव्य रक्षक का आशीर्वाद है। जब भी उसे मदद की जरूरत होगी, यह शक्ति उसके साथ रहेगी। लेकिन तभी इस राज्य पर हमला कर देता है बेहद क्रूर सम्राट महाकाल। उसका सिर्फ एक ही सपना था, हर राज्य को जीतकर पूरी दुनिया पर राज्य करना। हालांकि देवताओं ने एक नियम बनाया था, कोई भी राजा अपनी पूरी सेना लेकर हमला नहीं कर सकता। फैसला सिर्फ एक खास टूर्नामेंट से होगा, जहां दोनों राज्यों के योद्धा आमने सामने लड़ेंगे। जो लगातार 10 टूर्नामेंट जीत जाएगा, वही दूसरे राज्य पर कब्जा करेगा। इस राज्य के लगभग सभी महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके थे। अब पूरे राज्य की आखिरी उम्मीद सिर्फ राजा वीरेंद्र थे। इसके बाद राजा वीरेंद्र और महाकाल के बीच जबरदस्त युद्ध शुरू होता है। दोनों की ताकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ देर तक ऐसा लगता है कि जीत वीरेंद्र की होगी। वह महाकाल को निहत्था भी कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल महाकाल अपनी राक्षसी ताकत दिखाता है। वह अपना हथौड़ा वापस खींच लेता है, जिससे पास की विशाल पत्थर की मूर्ति भी टूटकर बिखर जाती है। अब लड़ाई पूरी तरह बदल जाती है। वीरेंद्र पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार महाकाल उनकी तलवार छीन लेता है और अपने विशाल हथौड़े से उन पर अंतिम वार कर देता है। राजा वीरेंद्र की मौत के साथ ही पूरा राज्य हार जाता है और महाकाल वहां अपना कब्जा घोषित कर देता है। रानी सुरभि विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उन्हें तुरंत बंदी बना लेते हैं। पूरे राज्य को महाकाल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन राजकुमारी काव्या ऐसा नहीं करती। वह अपने पिता की लाश के पास जाती है। वहां पड़ा एक नीला रिबन उठाकर अपने बालों में बांध लेती है। उसी पल वह मन ही मन अपने पिता का बदला लेने की कसम खा लेती है। महाकाल यह सब देखता है और उसे मारने के बजाय अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला करता है। फिर 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब काव्या एक बेहद खतरनाक और कुशल योद्धा बन चुकी है। वह अपनी सबसे करीबी दोस्त ज्योति के साथ अभ्यास कर रही होती है। दोनों के बीच शानदार मुकाबला होता है, लेकिन आखिर में काव्या अपनी खास ब्लेड्स की मदद से जीत जाती है। महल लौटते समय ज्योति बताती है कि उसे काव्या का बॉडीगार्ड बने 1 साल हो गया है। वह कहती है कि काव्या ने उसे कभी नौकर नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी बहन की तरह सम्मान दिया। इसी खुशी में वह काव्या को नई ब्लेड्स तोहफे में देती है। उसी समय महाकाल पूरे महल में ऐलान करता है कि नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और इस बार उसका निशाना है धरती। दूसरी तरफ एक दिव्य रक्षक अपनी टीम तैयार कर रहा था, क्योंकि अगर इस बार धरती हार गई तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए महाकाल की गुलाम बन जाएगी। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है अर्जुन से। कभी वह बहुत बड़ा एक्शन स्टार था, लेकिन अब लोग उसे लगभग भूल चुके थे। वह छोटे मोटे इवेंट्स में ऑटोग्राफ देकर अपना गुजारा कर रहा था, और वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में हारने वाला सिर्फ हारता नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मर जाता है। तभी उसके सामने एक दिव्य रक्षक और उसकी साथी पहुंचते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि उसे धरती को बचाने के लिए उनकी टीम में शामिल होना होगा। पहले तो अर्जुन को लगता है कि यह सब मजाक है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक जादुई पोर्टल खुल जाता है। जैसे ही वह उस पोर्टल के अंदर कदम रखता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इधर दूसरी तरफ महाकाल का सबसे खतरनाक जादूगर एक प्राचीन दिव्य ताबीज की तलाश में था। कहा जाता था कि इस ताबीज में ऐसी शक्ति छिपी है जो किसी भी इंसान को लगभग अमर बना सकती है। आखिरकार वह उस ताबीज को हासिल कर लेता है और उसे महाकाल तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर देता है। उधर दिव्य रक्षक के मंदिर में टूर्नामेंट शुरू होने का समय आ जाता है। अचानक अर्जुन की साथी सोनिया पहले मुकाबले के लिए चुन ली जाती है। उसी समय अर्जुन भी रहस्यमयी तरीके से युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। उसके सामने खड़ी थी महाकाल की सबसे ताकतवर योद्धा काव्या। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, काव्या बिना कोई मौका दिए लगातार अर्जुन पर हमला करने लगती है। अर्जुन पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर तक वह बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार काव्या उसे बुरी तरह हरा देती है। अब सिर्फ एक वार बाकी था, जिससे अर्जुन की मौत तय थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काव्या अर्जुन को मारने के बजाय रुक जाती है। महाकाल बार बार उसे आदेश देता है कि वह अर्जुन को खत्म कर दे, लेकिन काव्या उसकी बात अनसुनी कर देती है। नियमों के मुताबिक अर्जुन मुकाबला हार चुका था, इसलिए वह युद्धभूमि से गायब होकर वापस मंदिर पहुंच जाता है। हालांकि अब वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। दूसरी तरफ सोनिया का मुकाबला महाकाल की सबसे खतरनाक योद्धा से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कई बार ऐसा लगता है कि सोनिया हार जाएगी, लेकिन अपनी समझदारी और हिम्मत के दम पर वह आखिरकार मुकाबला जीत लेती है। धरती की टीम को पहली जीत मिल चुकी थी, लेकिन अर्जुन अपनी हार से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि वह इस लड़ाई के लायक ही नहीं है। तभी दिव्य रक्षक उसके पास आते हैं और कहते हैं, देवताओं ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति छिपी है जिसका तुम्हें अभी तक एहसास भी नहीं है। अगले ही दिन एक ऐसा राज सामने आता है जिसने सबको चौंका दिया। काव्या गुप्त रूप से दिव्य रक्षक के मंदिर पहुंचती है। पहले तो अर्जुन और बाकी योद्धाओं को लगता है कि वह हमला करने आई है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग होती है।
काव्या बताती है कि वह शुरू से ही महाकाल की जासूस नहीं बल्कि उसकी दुश्मन है। वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। फिर वह सबसे बड़ा खुलासा करती है, महाकाल को वह दिव्य ताबीज मिल चुका है। अगर उसने उसकी पूरी शक्ति हासिल कर ली तो उसे हराना लगभग असंभव हो जाएगा। इतना कहकर काव्या वापस अपने राज्य लौट जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ज्योति चुपके से उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही काव्या वापस पहुंचती है, ज्योति उसे रोक लेती है। वह गुस्से में काव्या को गद्दार कहती है और पूछती है कि आखिर उसने महाकाल के साथ विश्वासघात क्यों किया। काव्या कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही कहानी दूसरी तरफ पहुंच जाती है। महाकाल अपने अगले खतरनाक कदम की तैयारी कर चुका था और इस बार उसका निशाना सिर्फ धरती नहीं बल्कि खुद दिव्य रक्षक बनने वाले थे। उधर महाकाल के महल में काले जादू की मदद से उस दिव्य ताबीज की शक्ति उसके शरीर में समा जाती है। अब उसके शरीर पर लगा कोई भी घाव कुछ ही सेकंड में अपने आप भरने लगता है, यानी अब वह लगभग अमर बन चुका था। इसी बीच टूर्नामेंट का अगला मुकाबला शुरू होता है। धरती की तरफ से सबसे बहादुर योद्धा विक्रम मैदान में उतरता है। वह बिना डरे महाकाल पर लगातार हमला करता है। कई बार उसकी तलवार महाकाल के शरीर को चीर देती है, लेकिन हर बार वही होता है, घाव बनते हैं और कुछ ही पल में अपने आप भर जाते हैं। विक्रम समझ जाता है कि सामने खड़ा दुश्मन अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन आखिरकार महाकाल अपने विशाल हथौड़े से ऐसा वार करता है कि विक्रम वहीं मारा जाता है। धरती की टीम अपने सबसे बड़े योद्धाओं में से एक को खो देती है। दूसरी तरफ अर्जुन के साथी बलराम का मुकाबला ज्योति से होता है। लड़ाई बेहद खतरनाक होती है। बलराम कई बार ज्योति को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी कम ताकतवर नहीं थी। आखिरकार बलराम किसी तरह उसका हथियार छीन लेता है और उसे पूरी तरह हरा देता है। अब वह चाहे तो ज्योति को मार सकता था, लेकिन तभी उसे काव्या की बात याद आती है। जिस तरह काव्या ने अर्जुन की जान बख्शी थी, उसी तरह बलराम भी ज्योति को माफ कर देता है। यह देखकर पहली बार ज्योति के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि शायद वह गलत लोगों का साथ दे रही है। उधर धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा अग्निवीर अपने पुराने दोस्त से लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। दोनों कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी थे, लेकिन अब किस्मत ने उन्हें दुश्मन बना दिया था। काफी देर तक दोनों के बीच भयंकर लड़ाई चलती है। अग्निवीर बार बार अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर काले जादू का असर इतना गहरा था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार भारी दिल से अग्निवीर अपने ही दोस्त को मार देता है। युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन अपना सबसे करीबी साथी हमेशा के लिए खो देता है। उधर दिव्य रक्षक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। महाकाल की चालों की वजह से उनकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। तभी काव्या एक गुप्त रास्ते का राज बताती है। महल के नीचे एक ऐसी सुरंग थी जिसके बारे में महाकाल की सेना भी नहीं जानती थी। अगर कोई उस रास्ते से अंदर पहुंच जाए तो सीधे उस जगह तक पहुंच सकता था जहां दिव्य ताबीज रखा हुआ है। लेकिन उस सुरंग की रखवाली एक बेहद खतरनाक योद्धा और उसकी जाति करती थी। उन्हें मनाना आसान नहीं था। धरती के सभी योद्धा तुरंत उस रहस्यमयी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन से होने वाला है। इतना कहकर काव्या वापस अपने राज्य लौट जाती है, लेकिन जैसे ही वह महल के पास पहुंचती है, उसकी सबसे करीबी दोस्त ज्योति पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। इस बार ज्योति अकेली नहीं थी, उसके साथ महाकाल के सैनिक भी मौजूद थे। ज्योति बिना कुछ सुने काव्या को गद्दार घोषित कर देती है। वह उसके दोनों हथियार छीन लेती है और सैनिक उसे जंजीरों में बांध कर कैद कर लेते हैं। उधर अर्जुन और उसके साथी उस रहस्यमयी योद्धा कबीले के गांव पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात उस कबीले के सरदार से होती है। अर्जुन के साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि महाकाल कभी भी उसके लोगों को बराबरी का सम्मान नहीं देगा। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल पूरा कबीला हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। लेकिन सरदार उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। उसका साफ कहना था कि बिना विशाल सेना के महाकाल को हराना नामुमकिन है। यह देखकर अर्जुन के दिमाग में एक अलग ही योजना आती है। वह जानबूझकर सरदार का मजाक उड़ाने लगता है, उसे कायर कहता है और बार बार उकसाता है कि अगर हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखाओ। अर्जुन की बात सुनकर सरदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह अर्जुन के साथी को नहीं बल्कि सीधे अर्जुन को ही मुकाबले की चुनौती दे देता है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सामने खड़ा योद्धा ताकत में उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मुकाबला शुरू होते ही सरदार अपने हाथों से निकले तेज ब्लेड्स के साथ अर्जुन पर टूट पड़ता है। अर्जुन शुरुआत में उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। वह लगातार पीछे हटता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। एक जोरदार वार अर्जुन को दूर फेंक देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसे समझ आ गया कि ताकत से इस योद्धा को हराना नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अक्ल का इस्तेमाल करता है। वह लड़ते लड़ते सरदार का ध्यान भटकाता है और सही मौका देखकर ऐसा वार करता है कि सरदार संतुलन खो देता है। अगले ही पल अर्जुन उसे मात दे देता है। सरदार अर्जुन की बहादुरी और समझदारी से इतना प्रभावित होता है कि आखिरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात वह अर्जुन और उसके साथियों को महाकाल के महल के नीचे बनी गुप्त सुरंग तक ले जाता है। सुरंग के बाहर तैनात सैनिकों को चुपचाप खत्म कर दिया जाता है, लेकिन सरदार उनके साथ अंदर नहीं जाता, क्योंकि उसके कबीले को महल में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। अब अर्जुन और उसके सभी साथी उस गुप्त रास्ते से महाकाल के महल में दाखिल हो जाते हैं। इधर महल के अंदर महाकाल लगातार काव्या पर दबाव बना रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर वह धरती पर क्यों गई थी।
महाकाल उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी माँ को उसके सामने मार दिया जाएगा। अपनी माँ की जान बचाने के लिए काव्या मान लेती है कि वह धरती पर गई थी, लेकिन वह यह राज छिपा लेती है कि उसने दिव्य रक्षक और उनके योद्धाओं की मदद की थी। महाकाल उसके झूठ पर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन उसे माफ नहीं करता। वह पूरे राज्य के सामने काव्या को गद्दार घोषित कर देता है और आदेश देता है कि उसे जंजीरों में बांध दिया जाए, ताकि हर कोई देख सके कि विश्वासघात की सजा क्या होती है। उधर अर्जुन और उसके साथी महल के अंदर अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। उनका मकसद था जल्द से जल्द दिव्य ताबीज को ढूंढना, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कोई लगातार उन पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद सबसे पहले अग्निवीर उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां दिव्य ताबीज रखा हुआ था। वह जैसे ही ताबीज की तरफ बढ़ता है, अचानक उसके सामने महाकाल आ खड़ा होता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और बिना एक पल गंवाए महाकाल अपने विशाल हथौड़े के साथ अग्निवीर पर हमला कर देता है। अग्निवीर अपनी आग की शक्तियों से लगातार महाकाल पर हमला करता है। कुछ वार सीधे उसके शरीर पर भी लगते हैं, लेकिन दिव्य ताबीज की वजह से उसके सारे घाव कुछ ही पलों में भर जाते हैं। अग्निवीर समझ जाता है कि जब तक ताबीज सुरक्षित है, महाकाल को हराना असंभव है। तभी अर्जुन, सीमा और विक्रम भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सभी मिलकर महाकाल को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अग्निवीर अपनी आग की शक्तियों से महाकाल का ध्यान भटकाता है, जबकि विक्रम दिव्य ताबीज रखने वाले पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह ताबीज तक पहुंचने वाला होता है, महाकाल उसे रोक देता है। कुछ ही पलों में महाकाल अपने विशाल हथौड़े से विक्रम के एक लोहे के बाजू को शरीर से अलग कर देता है। यह देखकर सीमा तुरंत अपनी ऊर्जा शक्ति से हमला करती है, लेकिन महाकाल वही टूटा हुआ बाजू उठाकर उसी पर फेंक देता है। सीमा भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अपने साथियों को बचाने के लिए विक्रम फिर से महाकाल के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार महाकाल उसकी दूसरी बाजू भी कुचल देता है और बेरहमी से उसका अंत कर देता है। अपने साथी की मौत देखकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी बीच अर्जुन की नजर दिव्य ताबीज पर पड़ती है। वह उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उससे पहले ही एक रहस्यमयी बर्फीला योद्धा वहां पहुंच जाता है और ताबीज लेकर दूसरी दुनिया में गायब हो जाता है। महाकाल का ध्यान दूसरी तरफ जाते ही अर्जुन किसी तरह अपने बाकी साथियों के साथ वहां से निकलने में सफल हो जाता है। उधर महल में मौजूद सैनिक अर्जुन को घेर लेते हैं। तभी महाकाल का एक पुराना योद्धा, जो अब उसका साथ छोड़ चुका था, अचानक उन सैनिकों पर हमला कर देता है और एक ही वार में सबको खत्म कर देता है। वह अर्जुन से कहता है कि उसे महाकाल की गुलामी से नफरत हो चुकी है और अब वह धरती के योद्धाओं का साथ देगा। इसके बाद वह एक बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि दिव्य ताबीज को मृत्युलोक ले जाया गया है। अगर उसे वहीं नष्ट नहीं किया गया तो महाकाल को हराना हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ दिव्य रक्षक अपनी बची हुई शक्तियों से अर्जुन और उसके साथियों के लिए मृत्युलोक का रास्ता खोल देते हैं, लेकिन वह उन्हें चेतावनी भी देते हैं, अगर इस बार वे ताबीज को नष्ट करने में असफल रहे तो वे हमेशा के लिए उसी अंधेरी दुनिया में फंस जाएंगे। अर्जुन अपने साथियों के साथ बिना डरे उस रहस्यमयी दुनिया में कदम रख देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना एक ऐसे योद्धा से होने वाला है जो सदियों से सिर्फ बदले की आग में जी रहा था। दूसरी दुनिया में पहुंचते ही अर्जुन और उसके साथियों की मुलाकात एक ऐसे योद्धा से होती है जिसने वर्षों पहले अपना पूरा परिवार खो दिया था। जब उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन दोबारा जिंदा हो चुका है, तो उसके अंदर बदले की आग फिर से भड़क उठती है और वह अर्जुन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दूर बढ़ते ही उनका सामना उस बर्फीले योद्धा से हो जाता है जिसने दिव्य ताबीज चुराया था। अब एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बर्फीला योद्धा अपनी नई शक्तियों से अपनी कई परछाइयां बना लेता है। अर्जुन और उसके साथी समझ ही नहीं पाते कि असली दुश्मन कौन है। हर तरफ से उन पर हमले होने लगते हैं। काफी संघर्ष के बाद अर्जुन और उसका साथी मिलकर उसकी एक परछाई को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी दूसरी परछाई पीछे से हमला कर देती है। इसी धक्का मुक्की में दिव्य ताबीज नीचे गिर जाता है और अर्जुन किसी तरह उसे अपने हाथ में ले लेता है। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। सभी जानते थे कि इसी ताबीज की वजह से महाकाल अमर बना हुआ है, लेकिन उसे नष्ट कैसे किया जाए, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उधर महाकाल के राज्य में काव्या अब भी जंजीरों में कैद थी। वह लगातार ज्योति को समझाने की कोशिश करती है कि महाकाल कभी किसी का अपना नहीं हो सकता। शुरुआत में ज्योति उसकी एक भी बात नहीं मानती, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह समझ जाती है कि वह इतने सालों से एक अत्याचारी शासक का साथ दे रही थी। इसी बीच महाकाल आखिरी मुकाबले के लिए युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। सीमा और अग्निवीर मिलकर उसका सामना करते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन महाकाल अब भी उन पर भारी पड़ता है। लड़ाई के दौरान अग्निवीर अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है, फिर भी महाकाल नहीं रुकता। उधर दूसरी दुनिया में अर्जुन और उसके साथी अभी भी दिव्य ताबीज को बचाने आए दुश्मनों से लड़ रहे थे। समय तेजी से निकल रहा था। दूसरी तरफ काल युद्ध भूमि में सीमा और अग्निवीर पर लगातार भारी पड़ रहा था। दूसरी दुनिया में लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। बर्फीला योद्धा अपनी परछाइयों के साथ मिलकर अर्जुन और उसके साथियों पर लगातार हमला कर रहा था। तभी बदले की आग में जल रहा योद्धा उसकी परछाइयों को रोक लेता है और उसे असली रूप में लड़ने पर मजबूर कर देता है। इसी बीच ज्योति भी अपनी सच्चाई सामने ले आती है। असल में उसने काल का साथ सिर्फ एक शक्तिशाली हथियार पाने के लिए दिया था। सही मौका मिलते ही वह दिव्य ताबीज पर अपनी पूरी शक्ति से हमला कर देती है।
उसी समय अर्जुन का साथी भी अपनी लेजर शक्ति से ताबीज पर वार करता है, जबकि बदले की आग वाला योद्धा अपनी अग्नि शक्ति से उस पर अंतिम प्रहार करता है। फिर भी दिव्य ताबीज नहीं टूटता। उधर मंदिर में काला जादूगर धीरे धीरे दिव्य रक्षक की तरफ बढ़ रहा था। वह उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन उसी पल दिव्य रक्षक अपनी बची हुई शक्ति से अर्जुन के मन से संपर्क करते हैं। वह कहते हैं, देवताओं ने तुम्हें किसी वजह से चुना है, अब खुद पर विश्वास करो। यह सुनते ही अर्जुन के अंदर छिपी हुई शक्ति आखिरकार जाग उठती है। उसका पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। अगले ही पल वह पूरी ताकत से दिव्य ताबीज पर अंतिम वार करता है और आखिरकार दिव्य ताबीज चकनाचूर हो जाता है। ताबीज टूटते ही उसकी सारी शक्ति वापस दिव्य रक्षक के पास लौट जाती है। उधर युद्ध भूमि में पहली बार काल के घाव भरना बंद हो जाते हैं। काव्या तुरंत ये बात समझ जाती है। वह बिना समय गंवाए काल पर टूट पड़ती है। लगातार वार करते हुए वह उसे पीछे धकेल देती है। पहली बार काल के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह अपने हथौड़े से पलटवार करता है, लेकिन अब उसकी अमृता खत्म हो चुकी थी। काव्या को अपने पिता की आखिरी सीख याद आती है। वह अपना नीला रिबन निकालती है और काल की गर्दन पर कसकर लपेट देती है। इसके बाद वह उसका हेलमेट उतार देती है ताकि पूरी जनता उस अत्याचारी का असली चेहरा देख सके। काल छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। काव्या अपने दोनों ब्लेड्स से अंतिम वार करती है और काल हमेशा के लिए मारा जाता है। काल के मरते ही टूर्नामेंट खत्म हो जाता है। सालों से गुलामी झेल रही जनता आजाद हो जाती है और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ समय बाद काव्या को पूरे राज्य की नई रानी घोषित कर दिया जाता है। ज्योति उसकी सबसे भरोसेमंद योद्धा बन जाती है, जबकि अर्जुन और उसके साथी अपनी दुनिया में लौट आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिव्य रक्षक बताते हैं कि उनका अगला मिशन उन सभी योद्धाओं को वापस लाना है जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी एक लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है, समाप्त। अगर कहानी पसंद आई हो तो अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई और भी खतरनाक कहानी के साथ।